गुरु एनआईएस डीएलएड का केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड था आज, जिसका हेयरिंग भी आप लोगों के साथ मैंने साझा किया। प्लस आज के हेयरिंग में क्या क्या हुआ इसका जानकारी मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया था, आज दोपहर में है। अब ये केस जो है एक बार फिर से जस्टिस गवई सर के बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ कौशिक दास के केस के अलावा लगभग 5 केस जो है अभी भी एनआईएस डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उन सभी 5 केस के बारे में इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। कौन सा केस का किस दिन हेयरिंग है इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा कई सारे हाई कोर्ट में भी एनआईएस डीएलएड का केस अभी भी पेंडिंग है, जिसका विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करूँगा। सबसे पहले जैसा कि दिन में ही मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिया था कि एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड का मामला उठा, लेकिन क्योंकि ये दूसरे बेंच में केस उठा था तो जज साहब के द्वारा जो आज वर्बली जो ऑर्डर देने के बाद समझ में आया कि एक बार फिर से इस केस को सीजीआई के बेंच में भेजा जाएगा। फिर सीजीआई के द्वारा जो है एप्रोप्रिएट बेंच, यानी क्योंकि ये पूरा मामला जस्टिस गवई सर के द्वारा दिया गया है तो अल्टीमेटली सीजीआई के थ्रू ये मामला जस्टिस गवई सर के बेंच में जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। हालांकि ये एनआईएस डीएलएड के हक में जो है अच्छा फैसला है, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड कर रहा था ये बात बोल के कि ये जो जजमेंट है सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट टीचर के लिए। हालांकि जस्टिस गवई सर के द्वारा स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि कोई भी टीचर अगर 10 अगस्त 2017 से इन सर्विस में है तो वो पूरी तरीक़ा से एलिजिबल है किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस चीज़ को मिसलीड करने का कोशिश कर रही थी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा मामला जस्टिस गवई सर के बेंच में चला गया है, तो उनको जो है एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट को बहुत कुछ बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आने वाले 4/3/2025 को एक बार फिर से केस लिस्टेड हो चुका है, जो कि कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, जो कि खासकर वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को ऑनगोइंग में किस तरह से शामिल कराया जाए उसके लिए ये केस किया गया था। तो फिलहाल जो है ये 4/3/2025 को ये केस लिस्टेड है। साथ ही साथ क्योंकि ट्रांसफ़र पिटीशन और कौशिक दास दोनों के ही केस जो है एक दूसरे के साथ टैग है, इसलिए ट्रांसफ़र पिटीशन वाले केस के भी हेयरिंग जो हमें अब 4/3/2025 में देखने को मिलेगा। ये आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। इसी बीच मुझे पर्सनल तौर पर यह लग रहा है कि एनआईएस को जो रीवैलिड कराया गया है उसमें थोड़ा बहुत चूक हो चुका है, क्योंकि अगर जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई सर के द्वारा जो जजमेंट दिया गया क्लैरिफिकेशन में, उस समय अगर एनआईएस को 24 महीने का डिग्री कोर्स जो है साबित कर दिया जाता है, हालांकि कोर्स हम लोगों का पूरी तरीक़ा से 24 महीने का ही था, लेकिन क्योंकि उसको घुमा फिरा के 18 महीने का साबित कर दिया गया कोर्ट में, जिसका वजह से ये सारा बखेड़ा हमें देखने को मिला है। जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने काफ़ी दिन पहले यानी 2019 में डिग्री को इक्विवेलेंट बता दिया था 2 साल का नॉर्मल डीएलएड का, उसके बाद से कोई भी प्रॉब्लम एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को नहीं हो रहा था किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, क्योंकि जस्टिस गवई सर के द्वारा एक कंडीशन लगा दिया गया है कि आपको 10 अगस्त 2017 से पहले किसी भी स्कूल में ऐसा टीचर काम करना होगा, जिसको लेके ये पूरा कन्फ्यूज़न जो है एक बार फिर से अराइज हो रहा। अगर डिग्री को ही इक्विवेलेंट बता दिया जाता है डीएलएड के थ्रू नॉर्मल डीएलएड के समान, तो ये सारे परेशानी नहीं होता। तो वहाँ जो है मुझे पर्सनल तौर पे अब ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा चूक जो है हम लोगों से हो गया है। अगर ये 10 अगस्त 2017 वाला बात को नहीं रखा जाता और अपेंडिक्स 9 के हिसाब से 2 साल के बजाय 2 सीज़न को अगर बेस करके इस केस को लड़ा जाता है तो शायद जो है हमें और बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। हालांकि ये मेरा पर्सनल एजम्पशन है, शायद इन बातों पे जो है विश्वनाथ सर की टीम ने पहले काम किया होगा जिसमें कुछ खामियां हो सकता हो, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर इस ग्राउंड पे हम लोग ये केस को जीतते तो ये सारी परेशानी जो अभी देखने को मिल रहा है वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 2 साल का एक डीएलएड कोर्स जिस तरह से नॉर्मल डीएलएड कोर्स है उसी तरह का एनआईएस का कोर्स को भी कंसीडर करवा लिया जाता तो ये सारी परेशानी हमें देखने को नहीं मिलती। खैर, अब जो होना तो हो गया है। अब इस डिग्री को किस तरह से फ्रेश रिक्रूटमेंट में खास करके ऑनगोइंग में शामिल कराना उसको लेके ये लड़ाई चल रही है। तो ये हो गया आदर्श कुमार श्रीवास्तव का केस। ये भी 4/3/2025 को ही हेयरिंग होगा, क्योंकि कौशिक दास केस और
टीपी वाला केस एक दूसरे के साथ टैग है, तो अगले महीने 4 तारीख को एक बार इस केस का भी हेयरिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है एक और केस है आप लोगों का विश्वनाथ वर्सेस द उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बोलो उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने भी अभी तक NIS DLED को जो है वैलिड कंसीडर नहीं किया है, और वो भी जो है सेम पैतरा अपना रही है जो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट अपना रहा है। लगातार वो गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर में करके कोर्ट को जो है एक मिसलीड करने का कोशिश कर रही है। तो इस केस का भी हेयरिंग अब हमें 4/3/2025 को देखने को मिलेगा। हालांकि ये कौशिक दास वाला केस और आदर्श कुमार श्रीवास्तव वाला केस दोनों एक दूसरे के साथ टैग हैं, लेकिन ये केस जो है एक अलग से फाइल किया गया है उत्तराखंड के कैंडिडेट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाने के बाद और उत्तराखंड हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाने के बाद भी जो है NIS को शामिल नहीं किया गया है उत्तराखंड में, जिसका वजह से एक बार फिर से इस केस को जो है हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करा के सुप्रीम कोर्ट लेके विश्वनाथ सर के द्वारा लेके जाया गया है, ताकि जो है उनको किस तरह से भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा सके ऑन गोइंग भर्ती में। तो इस केस का भी हेयरिंग हमें 4/3/2025 को देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और केस है आशुतोष कुमार झा वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। ये खास करके BPSC TRE 3.0 से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा लगभग मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ 250 प्लस कैंडिडेट को 2 दफ़ा, एक बार 212 कैंडिडेट प्लस एक बार 166 कैंडिडेट, अगर ये एग्जैक्ट मुझे फिगर याद है, इस 2 जजमेंट में जो है एक ऋषिकेश राय सर के बेंच के द्वारा NIS को काउंसलिंग में शामिल करने का ऑर्डर पास किया गया BPSC TRE 3.0 में, जिसको लेकर अभी भी BPSC चुप्पी साधी हुई है। लेकिन उत्तराखंड और बिहार में जो है कंपेयर करें, अगर आपका उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के कंपेयर में बिहार में फिर भी NIS की स्थिति थोड़ी बहुत बेहतर है, क्योंकि राज्य सरकार NIS को वैलिड कंसीडर कर चुकी है। 1.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ऑलरेडी NIS का काउंसलिंग हो चुका है, जल्द ही 2.0 का भी काउंसलिंग हमें देखने को मिल जाएगा। तो बिहार में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मसला जो है BPSC TRE 3.0 को लेकर अटका हुआ है। हालांकि BPSC TRE 2.0 का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है जल्द उसका भी रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल की सरकार तो अभी भी ये बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये डिग्री जो है वैलिड हो चुका है। तो बिहार में मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है NIS DLED का सारा मसला जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने अभी तक BPSC TRE 3.0 में कोई भी स्टेप नहीं उठाया है। उसी को लेकर बिहार NIS DLED के तरफ से जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया गया है, जिसका हेयरिंग जो है 5/3/2025 दिखा रहा है। 4 तारीख को आपका कौशिक दास ट्रांसफ़र पिटीशन और विश्वनाथ सर के द्वारा जो केस किया गया उसका हेयरिंग 4 तारीख को है। इसके अलावा जो BPSC TRE 3.0 के लिए खास करके केस किया गया उसका हेयरिंग आपको 5/3/2025 को दिखा रहा है। इसके अलावा एक और केस है आपका जो फाइल है वो भी है आपका हो गया है। तो यानी 4 केस जो है टोटल हमें देखने को मिल रहा है अभी प्रेजेंट डेट में सुप्रीम कोर्ट में। अब कई सारे लोगों को इस बात का कंफ्यूजन है कि क्या डिग्री एक बार फिर से इनवैलिड होगा। तो जैसा कि कोर्ट में भी एडवोकेट को द्वारा बताया गया कि अभी तक 10 राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाने के बाद NIS DLED को जो है वैलिड कंसीडर किया है और भर्ती प्रक्रिया में शामिल, या तो ऑन गोइंग कहीं चल रहा है तो उसमें शामिल किया है, या तो भर्ती प्रक्रिया में अगर फॉर्म वगैरह फिलअप करने का मौका चल रहा था तो फॉर्म फिलअप करने का भी मौका दिया गया। जैसे राजस्थान में NIS DLED कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया गया है। उसके अलावा पंजाब में जो है ऑन गोइंग भर्ती में शामिल किया गया है, झारखंड में ऑन गोइंग भर्ती में शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ में ऑन गोइंग भर्ती में शामिल कर लिया गया है। मसला कहाँ कहाँ फंस रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, असम और आपका तेलंगाना, ये 4 मुख्य राज्य जहाँ पे मसला फंस रहा है। और बिहार में आज नहीं तो कल डिग्री को वैलिड कंसीडर कर लिया है राज्य सरकार ने, सिर्फ BPSC TRE 3.0 में मामला फंस रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में बोलना, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और असम, हालांकि वहाँ के राज्य सरकार मुझे उम्मीद है कि वो भी जो है जल्द इसके ऊपर स्टेप लेगी और वहाँ असम में भी NIS DLED का मामला जल्द हमें सुलझता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे ख़राब कंडीशन अगर कहीं भी NIS DLED का है तो वह है आपका वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, क्योंकि लगातार यहाँ की राज्य सरकार कोर्ट को मिसलीड करने का कोशिश कर रही है। एक कल हेयरिंग हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट में, जहाँ पे जज के द्वारा जो है कई सारे सवाल पूछे गए NIS DLED के एडवोकेट को, लेकिन NIS DLED के एडवोकेट कई सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। तो रीज़न इसका ये है कि कई सारे बात शायद
एडवोकेट साहब को पता नहीं था, इसीलिए जो कैंडिडेट खास करके वेस्ट बंगाल से कलकत्ता हाई कोर्ट में जा रहे एनआईएस डीएलएड के हैं ऑनगोइंग भर्ती में शामिल होने के लिए, तो पहले अच्छी तरीके से सारी बातों को जो है एडवोकेट साहब को समझा दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा चूक जो है आपको पूरा का पूरा भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर सकता है। जिस तरह से कल जब जज साहब के द्वारा पूछा गया कि ये जो जजमेंट है ये तो सिर्फ जो है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, तो उस समय जो है काउंटर करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट है। जब एनआईएस का कोर्स कराया गया तो वहाँ साफ साफ लिखा गया था गवर्नमेंट एडेड अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल, यानी प्राइवेट स्कूल भी है, अनएडेड स्कूल भी कोई है तो वो भी जो है वहाँ के भी टीचर इस डिग्री को कर सकते थे। अगर कल इस सवाल का जवाब में अगर एडवोकेट वो पेपर दिखा देते जब एनआईएस का एडवर्टीजमेंट इशू हुआ था या एनसीटी का जो रिकॉग्नाइजेशन लेटर है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एनआईएस को थोड़ा बहुत बढ़त मिल जाता है। लेकिन इस बात का भी काउंटर जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट साहब नहीं करने पाए, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल के एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट और ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे केसेस से घबराना नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा अंत में सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला सभी को मानना होगा। और उम्मीद है क्योंकि ये पूरा केस जो है जस्टिस गवई सर के बेंच में अल्टीमेटली जाएगा। हालांकि ये भी 5/3/25 दिखा रहे, जैसा कि मैंने दिन में भी आप लोगों को बता दिया है कि अब ये केस और थोड़ा ज़्यादा लंबा टनता हुआ दिख रहा है। बीच में अगर सीजीआई के बेंच में आईए के माध्यम से जल्द जो है इस केस को जो है जस्टिस गवई सर के बेंच में ट्रांसफ़र करा दिया जाता है, जो कोई उम्मीद भी लग रहा है कि ये काम किया जाएगा सभी स्टेट के लीडर के द्वारा, क्योंकि अगर लगभग 5/3 को अगर 4/3 को अगर हेयरिंग होता है सीजीआई के बेंच में, उसके बाद से ये जस्टिस गवई सर के बेंच में जाएगा, तो मिनिमम अब 1 से 1.5 महीने और एनआईएस डीएलएड का केस टनाता हुआ दिख रहा है। इसी बीच में 24 तारीख और 25 तारीख को कलकत्ता हाई कोर्ट में जो एनआईएस डीएलएड का मामला के हेयरिंग होने वाला है। अगर उस केस को भी मजबूती के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट में लड़ लिया जाता है तो एनआईएस के पक्ष में फैसला आ सकता है, लेकिन मजबूती के साथ। जिस तरह से कल हेयरिंग हुआ काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक थे, इतना बातें खुल के बताने के बाद भी अगर सही तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट में हम लोग अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे तो फिर नुकसान अल्टीमेटली एनआईएस डीएलएड का ही होगा। उम्मीद है 25 तारीख या 24 तारीख को फिरदौस स्वामी, जो कि वेस्ट बंगाल के एक जाने माने एडवोकेट हैं, उनके द्वारा एनआईएस का मामला देखा जा रहा है, तो उस दिन शायद एनआईएस का कुछ भला हो सके हाई कोर्ट से ही। इसके अलावा असम का आप लोगों को पता है 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है एक्चुअल में हाई कोर्ट के द्वारा, गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को, कि वो अपना रिप्लाई दे कि आखिर वो एनआईएस डीएलएड को लेकर राज्य सरकार का क्या स्टैंड है। केवीएस में भी लगभग 2 हफ्ते का टाइम लिया गया है कि जल्द जो है, हालांकि केवीएस ने इस बात का जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट में दे दिया है कि उसने जो है अप्रूवल के लिए भेज दिया है मिनिस्ट्री के पास। जैसे ही मिनिस्ट्री का अप्रूवल आता है एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर बोला जाए तो केवीएस भी जो है एनआईएस को आज नहीं तो कल भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लेगी, लेकिन पूरा का पूरा मसला जो है उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में जाके फंस रहा है। वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को मेरा पर्सनल तौर पे यही सजेशन रहेगा कि आप लोग जो है एक बार डायरेक्ट अपने राज्य सरकार के बड़े लीडर से मुलाकात करें, जिसमें आपका सीएम ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी है, ये लोग बड़े लीडर हैं जो आपका, या एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात कर सकते हैं, खास करके जो कोलकाता या कोलकाता के आसपास के एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं और जो लोग ऑनगोइंग भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 2022 के इंटरव्यू में बैठे ही नहीं है तो आप फिलहाल जो है इस जजमेंट से अफेक्टेड नहीं है, तो आपकी बातों को उतना गंभीरता से नहीं सुना जाएगा। लेकिन अगर आप जो लोग ऑनगोइंग भर्ती में शामिल हैं, अगर सही तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर तक अपनी बात को पहुंचाया जाए तो शायद बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। तो एक बार वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को जो है अपने राज्य सरकार से मुलाकात करने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग से पहले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से ही जो है सुलझेगा, लेकिन राज्य सरकार अगर हमारे पक्ष में आ जाती है तो ये पूरा का पूरा मामला एक हेयरिंग में ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी भी 2000+ वैकेंट पोस्ट 2022 वाला रिक्वायरमेंट में बाकी है, उसमें से एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट को सीट दिया जा सकता है, लेकिन पहले राज्य सरकार से डायरेक्ट जो है जाके बात करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग से पहले। क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार एग्रेसिव रुख अपनाई हुई है एनआईएस डीएलएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा ही ये कोर्स जो है हम लोगों को कराया गया था,
राज्य सरकार को जब एनआईएस के द्वारा एडमिशन चल रहा था डीएलएड में, तो राज्य सरकार ने ही अप्रूवल दिया था कि हाँ ये कैंडिडेट जेन्युइन कैंडिडेट है। उसके बाद से जो है हम लोगों को फाइनल एडमिशन हुआ था। तो इन सारी बातों को कोर्ट के साथ साथ एक बार एजुकेशन मिनिस्टर या सीएम तक पहुंचाने की ज़रूरत है, वरना मामला जिस तरह से टनाता हुआ जा रहा है, आने वाले 6 महीने भी लग जाएगा तो ये केस ख़त्म नहीं होगा। तो उम्मीद है बातों को समझ सकेंगे। हालांकि जस्टिस गवई सर के बेंच में ये केस अगर जाने की पूरी संभावना है, तब तो बहुत ही जल्द इसका हमें जो है जजमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन राज्य सरकार अगर हमारे पक्ष में आ जाती है तो फिर जो है मामला काफ़ी ज़्यादा सुलझ जाएगा। सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए ही नहीं बोल रहा मैं, असम का अभ्यर्थियों को भी जल्द अपने राज्य सरकार से संपर्क करना चाहिए। उत्तराखंड का मुझे जहाँ तक जानकारी है, कई बार राज्य सरकार से संपर्क किया गया है, लेकिन उस तरह का कॉपरेशन जो है एनआईएस डीएलएड को उत्तराखंड से नहीं मिल रहा है। और वेस्ट बंगाल में 1-2 बार जो है प्रयास किया गया है प्राइमरी बोर्ड में जाकर अपनी बातों को रखने का, लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक ही अपने बातों को रखने का प्रयास किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर अभी तक इस मसले को जो है एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट के तरफ से नहीं पहुंचाया गया। तो बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट इस सारे मसलों को एक पॉलिटिकल लेवल तक अपनी बातों को पहुंचाने का कोशिश करें। फिलहाल 23 और 24 तारीख को हेयरिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में, वहां से क्या निकल कर आता है उसका मैं जानकारी आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। इसके अलावा कोई और नया अपडेट आएगा तो उसका भी मैं जानकारी दे दूंगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा जो मसला फंस रहा है वो ऑनगोइंग भर्ती में ही फंस रहा है। आने वाले रिक्रूटमेंट में एनआईएस डीएलएड का रास्ता साफ है, लेकिन जिस तरह से वेस्ट बंगाल सरकार लगातार हम लोगों का विरोध कर रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में, इस सरकार के विरोध का वजह से हो सकता है आने वाले भर्ती में भी इसका इफेक्ट देखने को पड़ जाए। क्योंकि अगर अभी आप इस सरकार का विरोध कर रहे, इस डिग्री का विरोध कर रहे, तो आने वाले कल में भी जो है कहीं ना कहीं ये विरोध जो है हमें भारी पड़ सकता है। तो इसके अलावा कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं, चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।